नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां होती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में अब प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की चर्चाएं तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच होती हुई नजर आ रही हैं। देखा जाए तो पहली बार एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर जनसुराज को बिहार के उपचुनाव में उतारते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब क्या जनसुराज तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो वोट बैंक है उस पर कब्जा करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं वो एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अब तक भूमिका अदा करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में एक राजनीतिक सलाहकार का एक राजनेता बन जाना और राजनीति के मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल और कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज होता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो बिहार के अंदर 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच चर्चाएं होती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ है कि बिहार के अंदर प्रशांत किशोर का प्रभाव काफी ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से अब प्रशांत किशोर लोगों के बीच जाते हुए नजर आए, उनकी समस्याओं को समझते हुए नजर आए और ऐसे में बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कहते हुए नजर आए, बिहार के अंदर शराबबंदी को लेकर भी कई बातें बोलते हुए नजर आए और ऐसे में ये कहते हुए नजर आए कि शराबबंदी लागू की जाएगी और उसके रेवेन्यू से कहीं ना कहीं बिहार के विकास पर पैसा खर्च किया जाएगा। और ऐसे में अब जिस तरह से प्रशांत किशोर रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के विधानसभा के उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से प्रशांत किशोर मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में अब लालू नीतीश के एमवाई फैक्टर को भी कहीं ना कहीं फेल करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार के अंदर जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिहार की जनता को समझने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं और ये यात्रा कहीं ना कहीं उनके लिए काफी कारगर साबित होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से बिहार की राजनीति में लंबे समय से अब एक राजनेता के तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशांत किशोर अब उतरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब जिस तरह से बिहार की सियासत गरमा रही है उससे स्थिति साफ है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फेरबदल जरूर करते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में नीतीश लालू की आरजेडी और जेडीयू को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर जो 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है उसमें अगर प्रशांत किशोर एक भी सीट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनका सफर काफी ज्यादा आसान होता हुआ नजर आएगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। देखा जाए तो एनडीए के अंदर जिस तरह से लंबे समय से फूट देखी गई, एक समय में सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आए कि मुरैठा तभी हटाएंगे जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देंगे, लेकिन मुरैठा खोलते हैं, बाल मुंडवाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर आसीन है और उसके बाद जिस तरह से एक बार यहाँ पर चिराग पासवान भी बगावत के सुर अपनाते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि बिहार के अंदर अगला चुनाव होगा तो उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए की तरफ से वही बनेंगे। वहीं जीतन राम मांझी की अगर बात कर लें तो जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग करते हुए नजर आए, तो स्थिति साफ है कि बिहार के अंदर एनडीए में जो खलबली मची हुई है उसका भी फायदा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर इन बिहार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में भी उठाते हुए नजर आ सकते हैं। देखा जाए तो अब यहाँ पशुपति पारस की बात कर लेते हैं जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस अलग थलग पहले ही हो चुके हैं। वो सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं, तो स्थिति साफ है कि पशुपति पारस को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार किया, उनको एक भी सीटें यहाँ लड़ने के लिए नहीं दी, तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस जिस तरह से अलग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दल कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ सकते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं और ऐसे में अब क्या अगर एनडीए में फूट पड़ती है तो उसका प्रभाव केंद्र की सरकार पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि केंद्र में नीतीश और यहाँ पर जिस तरह से टीडीपी के समर्थन से सरकार बनती हुई नजर आई, चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से सरकार बनती हुई नजर आई, तो स्थिति साफ है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाहेगी कि नीतीश के साथ उनका बैर हो या नीतीश के साथ उनकी पार्टी की जो अनबन हो। तो ऐसे में अब जिस तरह से अन्य सहयोगी दल यहाँ पर इस कवायद में लग गए हैं कि बिहार के अंदर
उनको 25 सीटें मिलनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार क्या बिहार में आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से नीतीश और लालू के खिलाफ जमकर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ तमाम यहाँ पर बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके घोटालों का चिट्ठा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध को लेकर बेबाकी से प्रशांत किशोर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और नीतीश लालू पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थिति साफ है कि बिहार के अंदर फिलहाल प्रशांत किशोर गठबंधन के तहत तो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, अकेले के दम पर ही लड़ेंगे। लेकिन अकेले के दम पर चुनाव लड़ना क्या प्रशांत किशोर के लिए कारगर साबित होगा? क्योंकि देखा जाए तो बेशक यहाँ चुनावी रणनीतिकार रहे हो, सलाहकार रहे हो, लेकिन उनके लिए एक चुनावी सफर तय करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बिहार की सियासत में आंकड़े पलटना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब जिस तरह से प्रशांत किशोर ने ठान लिया है कि 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जिस तरह से मुद्दे यहाँ पर उछालते हुए नजर आ रहे हैं, महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर अगर बात की जाए मुस्लिम की तो मुस्लिमों को भी 40% आरक्षण देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीटों का बंटवारा जो प्रशांत किशोर करने वाले हैं उसमें 40% मुस्लिम और 40% महिलाओं को यहाँ पर जो सीटें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन बिहार की राजनीति को साधने के लिए प्रशांत किशोर जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रयास सफल होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ सकती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार पर कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला यहाँ पर निकलता हुआ सामने आया, पुलों के ध्वस्त होने का, भ्रष्टाचार का मामला निकलता हुआ सामने आया, बिहार के अंदर लगातार हो रही हत्याएं और बढ़ते अपराध को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दल नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। तो क्या इन सब चीजों पर प्रशांत किशोर लगाम लगाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि बिहार को लेकर जिस तरह से आश्वस्त प्रशांत किशोर दिख रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि प्रशांत किशोर कोई बड़ा प्लान यहाँ पर जरूर अख्तियार करके बैठे हैं। और ऐसे में उस बड़े प्लान के तहत ही बिहार में नीतीश लालू के जो तमाम यहाँ पर जो राजनीतिक जो जमीन है उनको यहाँ पर कब्जाने के लिए प्रशांत किशोर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, और उनका आश्वस्त होना कहीं ना कहीं नीतीश और लालू के लिए खतरे की घंटी जरूर बनता हुआ नजर आता है। क्योंकि बिहार के उपचुनाव में ही प्रशांत किशोर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव जब होगा तो आखिर किस तरह से एक्टिवनेस उनकी देखने को मिलेगी? क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के लिए जो रणनीतियां बना रहे हैं वो जहां तक लगता है कि अब कारगर साबित हो सकती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश लालू पर सीधे तौर पर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नई क्रांति प्रशांत किशोर के रूप में आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर नीतीश लालू के वोट बैंक को साधने में प्रशांत किशोर सफल हो पाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या सरकार बनाने के लिए कामयाब हो पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे? और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक नया इतिहास प्रशांत किशोर द्वारा लिखा जाना तय है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।